वैश्विक कविता दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस, जब हम इस पर बात करते हैं, विचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक नया दौर, सोच का एक नया तरीका यह शुरू तो हुआ है। हम वैश्विक योग दिवस मनाते हैं, हम वैश्विक स्तर पर मातृभाषा दिवस भी मनाते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाते हैं, और इसी तरह से हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। तो यह एक अच्छी शुरुआत है कि कविता जो एक सशक्त माध्यम है भावों का, विचारों का, अनुभूतियों का, उसको याद करते हुए कवि के प्रति, क्योंकि कवि कर्म और कवि धर्म जो है, जिसको शास्त्र ने विवेचित किया, वह लोकहित को, जनहित को, राष्ट्रहित को, विश्वहित को सर्वोपरि रखता है। कवि स्वांतः सुखाय तो कविता करता ही है, लेकिन सर्वांतः सुखाय, सबके लिए सुख की कामना करते हुए वह कवि काव्य सृजन भी करता है। हिंदी के बहुत प्रसिद्ध समालोचक, इतिहासकार, निबंधकार, अनुवादक, कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने भी कविता को अपने जीवन अनुभव, सुदीर्घ अनुभव के आधार पर परिभाषित करने का प्रयत्न किया। उनकी महत्वपूर्ण रचना चिंतामणि, जिसमें वो लिखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। तो वास्तव में जब कविता कोई कवि लिखता है तो अनेक जो बंधन होते हैं उनसे मुक्त हो जाता है। हृदय एक मुक्त आकाश के नीचे, एक क्षितिज के नीचे जैसे उड़ने लगता है। तो हृदय की इसी मुक्ति के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। शुक्ल जी वास्तव में बहुत गहन गंभीर चिंतन करने वाले आचार्य माने जाते हैं। उनकी काव्य परिभाषा में काव्य के लक्षण या स्वरूप को देखें तो रस को वो सर्वोपरि मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। उनकी चमत्कारपूर्ण काव्य रीति या सृजन, इसमें हृदय को चमत्कृत और प्रसन्न करने की विशेषता यह प्रतीत होती है। भावात्मक काव्य में हृदय को मुक्त अवस्था में लाने की शक्ति, यह भी कहा जाता है। और यदि हम कवियों की काव्य विषयक उक्तियों पर जाएं, हिंदी कवियों की, इतिहासविदों की, तो बहुत व्यापक विवेचन होगा। लेकिन कुछ पाश्चात्य विद्वानों या समालोचकों की काव्य संबंधी दृष्टि पर भी अगर हम दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि पश्चिम में बहुत सारे विद्वान हुए। यूनानी विद्वान प्लेटो, अरिस्तु को देखें, सुकरात को देखें, या यूरोप के बहुत सारे विद्वानों को देखें, कवियों, आलोचकों को देखें, तो उन सब ने भी, ड्राइडन हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं, शैली हैं, उन सब ने भी कविता क्या है उस पर विचार तो किया है। अरस्तु ने तो, जो कि प्लेटो के शिष्य थे, हालांकि प्लेटो कवि और कविता के बहुत समर्थक और पक्षधर नहीं थे, वो तो
कविता को कवि के पागलपन के क्षणों की अनुभूति कहते हैं, अभिव्यक्ति कहते हैं। और वो तो ये भी कहते हैं कि कवि को इस तरह से कविता करके समाज के नागरिकों को आंदोलित करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अरस्तु जो उनके शिष्य थे, उन्होंने प्लेटो के मत के ठीक विपरीत जाकर अपनी मान्यता रखी और उन्होंने कहा पोइट्री इज एन आर्ट, आर्ट इज इमिटेशन ऑफ नेचर। कविता एक कला है और कला प्रकृति का अनुकरण है। अगर कोई कवि कविता में झरनों की बात करता है, नदियों की बात करता है, पर्वतों की बात करता है, पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की बात करता है, तो वह ईश्वर निर्मित, ईश्वर सृजित उस विश्वरूपी कविता की नकल करता है। जॉन ड्राइडन ने तो कविता की परिभाषा देते हुए यहां तक कहा कि पोइट्री इज एन आर्टिकुलेट म्यूजिक, यानी एक स्पष्ट संगीत की लहरियां, संगीत की स्वर लहरियां वही कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति प्राप्त करती हैं। पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर बाई पैथेटिक एंड न्यूमेरियस स्पीच। भाषा के साथ दो विशेषण जोड़े, पैथेटिक एंड न्यूमेरियस, यानी परिभाषा तो अलग अलग तरह से समालोचकों ने, कवियों ने, चिंतकों ने, काव्यशास्त्री विद्वानों ने दी है और सभी ने काव्य के शरीर पक्ष यानी बाह्य पक्ष और आत्मिक पक्ष यानी आंतरिक पक्ष, इसको विवेचित किया। लेकिन पाश्चात्य चिंतन में बाह्य पक्ष पर अधिक बल रहा, शरीर पक्ष पर, क्योंकि कविता को उन्होंने कला माना, कला कला के लिए, कला जीवन के लिए, आदि आदि। लेकिन भारतीय काव्यशास्त्र में और भारतीय चिंतन धारा में कविता की आत्मा को केंद्र में रखकर विवेचना प्रचुर मात्रा में हुई। इसलिए रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति, अलंकार, रीति, औचित्य आदि, इन सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, स्थापना हुई, व्याख्या हुई। इनके पक्ष में विपक्ष में चिंतकों ने अपने अपने मत भी व्यक्त किए। इसी तरह जॉनसन ने कविता को छंदोमयी वाणी मात्र कहा। उन्होंने इसे मेटेरिकल कॉम्पोजिशन नाम दिया। हालांकि ये सारी परिभाषाएं, चाहे अरस्तु की हो, जॉनसन की हो, ड्राइडन की हो, उनमें कोई पूर्णता दिखाई नहीं देती। अब अगर हम जॉनसन की कविता की व्याख्या करें तो वो एक जगह यह भी लिखते हैं कि कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। यानी कविता में कल्पना की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यह बात ठीक है कि कविता कोई मात्र यथार्थ चित्रण तो नहीं होती, कविता मात्र तथ्यों का ब्यौरा भी नहीं होती, कविता इतिहास नहीं होती। उसमें कवि की अपनी अनुभूतियां, अपनी मौलिकता, अपनी जो सृजनात्मक कल्पना है, जिसको हम क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं, वह भी उसमें समाहित होता है। तो कुल मिलाकर हम इन सारी परिभाषाओं को अगर देखें, मैथ्यू आर्नोल्ड ने तो यह कहा कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच ए क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक्स, ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी। ये जो काव्यशास्त्र से वर्णित, व्याख्यायित जो सत्य है, जिसको कविता का सत्य कहते हैं, जिसको काव्य का सत्य कहते हैं,
वह काव्य सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित उपबंधों के अधीन जीवन की आलोचना का नाम है, वही कविता है। तो जो कविता वह जो जीवन की आलोचना करे। अब जीवन की आलोचना का अर्थ कि यदि जीवन में कुछ अच्छा है, स्तुत्य है, वंदनीय है, ग्राह्य है, तो उसका स्मरण करे, उसको नमन करे। और अगर जीवन में कुछ निंदनीय है, त्याज्य है, तो फिर उसका त्याग करे, उसकी प्रेरणा दे। इसलिए कविता के धर्म की जब हम बात करते हैं और कवि के कर्म की जब हम बात करते हैं, तो वह हमें डूज एंड डोंट्स की शिक्षा भी देता है, क्या करें क्या ना करें। कविता सरल, इंद्रिय और रागात्मक होनी चाहिए, यह मिल्टन ने कहा। पोइट्री शुड बी सिंपल, सेंसियस एंड इम्पैशन। कवि वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ऐसा भी कहा। ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या विश्व की अन्य भाषाओं में देख सकते हैं। कविता को शांति के क्षणों में स्मरण किए हुए प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन भी कहा गया। शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन, यह भी कहा गया। कविता को भावों के धरातल पर उतारकर देखने की पक्षधरता, इस पर भी चिंतन किया गया। महादेवी वर्मा ने तो यहां तक कहा कि कविता हमारे व्यष्टि सीमित जीवन को समष्टि व्यापक जीवन तक फैलाने के लिए व्यापक सत्य को अपनी परिधि में बांधती है। महादेवी वर्मा एक विलक्षण महीयसी कवित्री उनको कहा गया। पृथ्वी जैसा हृदय, विराटता, विशालता, धैर्य, शक्ति, ये महादेवी के पास थी। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में एक सशक्त आधार स्तंभ जो नारी शक्ति का प्रतीक है, वो महादेवी वर्मा है। अपने गद्य और पद्य के माध्यम से, गद्य और पद्य रचनाओं के माध्यम से उन्होंने स्त्री विमर्श का जो उद्घोष किया, वह वास्तव में चाहे वो भक्तिन हो, सिबिया हो, बिबिया हो, ऐसे चरित्र उन्होंने बनाए। तो वो व्यष्टि सीमित माने व्यक्ति तक जो सीमित है, केंद्रित है, उस जीवन को समष्टि, पूरी सृष्टि की व्यापकता तक ले जाने का काम, उससे जोड़ने का काम, यानी एक बूंद को समुद्र बनाने का काम अगर कोई विधा करती है तो वह कविता करती है। कविता पाठक से, कवि से तादात्म्य स्थापित करने का एक मार्ग प्रशस्त करती है। यानी हम तद आत्म्य हो जाते हैं, उसी आत्मा का अनुभव करने लगते हैं। और एक साधारणीकरण की स्थिति कविता पढ़ते समय, कविता को अनुभव करते समय, सुनते समय या कविता का मंचन देखते समय हम करने लगते हैं। कविता पाठक को वह नहीं रहने देती जो वह है, वह बना देती है जो वो चाहती है। आचार्य नंदोलारे वाजपेयी आधुनिक युग के बड़े प्रतिष्ठित समालोचक, चिंतक माने जाते हैं। उन्होंने लिखा, काव्य को प्राकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण कहा जा सकता है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। किसी भी मनुष्य में जो कविता को पढ़ता सुनता है, वह कवि की भावनाओं के अनुरूप जो भावोच्छ्वास है
और जो सौंदर्य संवेदना की अनुभूति है उससे उसे कविता जोड़ देती है। भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में हम देख सकते हैं, भारतीय कविता का 1100 वर्षों का इतिहास लगभग आज हमारे पास है। आदिकालीन हिंदी कविता, भक्तिकालीन हिंदी कविता, रीतिकालीन हिंदी कविता, आधुनिक युगीन हिंदी कविता, इनमें भी प्रवृत्तियों के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर कविता के काव्य शैली के, काव्याभिव्यक्ति के अनेक रूप, अनेक वर्ग हमें दिखाई देते हैं। और आधुनिक काल में तो कविता के कई युग हम देख सकते हैं। 15-15, 10-10, 20-20 साल के अंतराल पर भारतेंदु युगीन हिंदी कविता, महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन हिंदी कविता, फिर छायावादी हिंदी कविता, फिर प्रगतिवादी हिंदी कविता, फिर प्रयोगवादी हिंदी कविता, फिर नई कविता, फिर विचार कविता, अकविता आदि आदि, ऐसे बहुत सारे हम समकालीन हिंदी कविता, इन सबको देख सकते हैं। तो विश्व कविता दिवस, इसका आयोजन, यह एक विशेष प्रयोजन को हमारे सामने रखता है। हम जानते हैं कि यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसने विश्व भर में प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के आयोजन की घोषणा की और आह्वान किया। क्योंकि कविता जीवित रहेगी कब तक? जब तक मनुष्य जीवित रहेगा। मानवता, मानवीय संवेदना और मनुष्य, इसके साथ साथ कविता का इतिहास भी आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए मानव सभ्यता के भाषिक और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से उसका स्मरण करते हुए, उसके प्रति नमन व्यक्त करते हुए इस दिवस को, इस महत्वपूर्ण दिवस को आयोजित किया जाता है। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्टार पर कविता आंदोलन को मान्यता प्रदान करने की दृष्टि से, कविता को मानव जीवन का अभिन्न अंग मानकर विश्व कविता दिवस इस पथ पर अग्रसरित होने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। विश्व कविता दिवस के इतिहास में पेरिस का 30वां महासम्मेलन एक महत्वपूर्ण स्थान इस दृष्टि से रखता है। स्वाभाविक है यह प्रश्न मन में कि विश्व कविता दिवस मनाने का उद्देश्य या प्रयोजन क्या था। तो हम कह सकते हैं कि काव्य की अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषाई विविधता, जो भारत एक मल्टीलिंगुअल, एक बहुभाषा भाषी देश है, यहीं 1600-1700 भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां, उपभाषाएं मिलती रही हैं। पूरी दुनिया की भाषाएं देखें, उन भाषाओं, उपभाषाओं में अगर कविताओं में, क्योंकि एक भाषा एक संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है, तो हर भाषा, उपभाषा, बोली, उपबोली की कविताएं, इसमें कितनी संस्कृतियों का अभिव्यक्तिकरण करती हैं। जो लुप्त प्राय भाषाएं हैं उनको भी कविता के रूप में उनके समुदायों के भीतर हम ले भी जा सकते हैं और उसका रक्षण संरक्षण भी कर सकते हैं। कविता की मौखिक परंपरा, जो मंचीय परंपरा है, श्रवण परंपरा है, गायन परंपरा है, रेडियो में, टीवी में, टेलीविज़न में, मंचों पर कवियों के माध्यम से, कवि सम्मेलनों के माध्यम से उसे प्रोत्साहित करना, कविता के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण को बढ़ावा देना, क्योंकि कवि शिक्षक भी हमारे यहाँ हिंदी काव्यशास्त्र में उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल में तो बहुत से कवि शिक्षक हमें मिलते हैं जिन्होंने कविता लिखनी सिखाई है। और अब तो बहुत से विश्वविद्यालय हैं जो पोइट्री लर्निंग, पोइट्री टीचिंग यानी कविता शिक्षण, कविता अधिगमन, कविता अध्ययन, कविता लेखन, कविता की तकनीक, इस पर भी बात करते हैं। कविता को अन्य कलाओं से जोड़कर, नृत्य कला, रंगमंच कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, इनसे जोड़ने की बात भी इसके माध्यम से की गई है। सन 1999 में पेरिस में जो 30वां महासम्मेलन हुआ था, वहां संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को ने प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
इस तरह हम देख सकते हैं कि कविता में मुक्त छंद की कविता, प्रबंध काव्य की कविता, महाकाव्यात्मक कविता, चंपू काव्य की कविता, छंद के विपरीत तुकांत कविता, कविता के विषयों और स्वरों के संदर्भ में बहुत सी अलग अलग तरह की कविताएं, तोड़ो 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 का आराम निराला कहते हैं। छंदों को, बंधन को तोड़ने की बात भी की गई। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कंपते थे दोनों पांव बंधु, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दांव बंधु। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। वही जो राम की शक्ति पूजा लिखते हैं, वही जो जूही की कली लिखते हैं, वही जो सरोज स्मृति लिखते हैं, वही जो भिक्षुक कविता लिखते हैं, चल रहा लकुटिया टेक, पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं एक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। ये जो निराला की जो काव्य की भूमि है वो विलक्षण है। मुक्त छंद कविता छंद के बंधनों को तोड़कर आकाश में विचरण करती है। सुसंगत तुकबंदी योजना, मौलिक पैटर्न का अपेक्षाकृत अभाव, ये सब छंद मुक्त काव्य के जनक के रूप में निराला को देखा जाता है। तभी तो वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। इस तरह श्रव्य काव्य जिसको सुना जाता है, दृश्य काव्य जिसका मंचन आदि रूपांतरण आदि देखा जाता है। सुनने का जो मंच है वह कवि सम्मेलन हो सकता है और मीडिया के अनेक रूप हो सकते हैं। अभिनय के माध्यम से कविता को प्रस्तुत करना, नाटक या एकांकी के रूप में, धारावाहिक के रूप में, वह उसके दृश्य काव्य का द्योतक बन जाता है। श्रव्य काव्य में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अगर प्रबंध एक विराट विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक रंग बिरंगे पुष्पों का गुलदस्ता है। किसी कथायुक्त श्रव्य को प्रबंध काव्य कहा जाता है जिसमें किसी घटना अथवा किसी क्रिया का वर्णन काव्यात्मक रूप में आद्योपांत एक आंतरिक अनुभूति के साथ प्रस्तुत किया जाता है। प्रसाद विरचित कामायनी को हम इसका एक उदाहरण, श्रेष्ठ उदाहरण मानते हैं। प्रबंध काव्य में महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान आदि काव्य आते हैं। महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप वर्णित होता है और उसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध भी होती है। उसका नायक एक उदात्त महान चरित्र होता है, उसमें वीर, श्रृंगार, शांतरस आदि इसकी प्रधानता होती है और बड़े लंबे कथानक पर आधारित वो रचना सर्गबद्ध होती है। कम से कम 8 सर्गों की अनिवार्यता भारतीय काव्यशास्त्र में उसकी चर्चा की गई है। महाकाव्य की कथा में धारावाहिकता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक अनेक प्रसंगों का समावेश यह भी होता है। महाकाव्य के प्राचीन लक्षण प्रतिमान वह तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य माने ही जाते हैं। इतिहास के स्थान पर मानव जीवन की कोई भी घटना या समस्या उसका विषय बन सकती है। महान पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति इसका नायक हो सकता है, परंतु उस पात्र में लोक आदर्श की क्षमता का होना अनिवार्य है। बहुत से प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत, मानस, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन, कृष्णायन, उर्मिला आदि ऐसे मिलते हैं। ऐसे बहुत से खंड काव्य भी हिंदी कविता में मिलते हैं जिसको हम लोकनायक के रूप में रामचरितमानस की बात कर सकते हैं। पंचवटी, जयद्रथ वध ये खंड काव्य हैं। नहुष, सुदामा चरित, पथिक, गंगावतरण, हल्दी घाटी, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत आदि। आख्यान भी बहुत से मिलते हैं जिसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा, किसी भी नायक का, किसी भी मुख्य पात्र का चित्रण होता है। कविता में भाषा सरल, स्पष्ट और रोमांचक होती है, गीतात्मक होती है, नाटकीय होती है, छंदबद्ध, छंदमुक्त मुक्त दो प्रकार की कविता होती है।
रंग में भंग, झांसी की रानी, विकट भट्ट, ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पाठ्य पुस्तकों के लिए कविता स्वांत सुखाए परांत सुखाए, सब सर्वांत सुखाए, इसके लिए कविता यह भी लिखी जाती है। और बहुत सी कविताएं तार सप्तक आदि नई कविता के रूप में, इन सब कविताओं को देखें तो कबीर, तुलसी, रहीम, बिहारी, मतीराम, नीति परक, भक्ति परक, प्रेम परक, वीरता परक, श्रृंगार परक, कितने प्रकार की कविताएं लिखी गई हैं। गे कविता, गे मुक्तक कविता, इस तरह की कविताओं को भी हम देख सकते हैं। पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य आदि, ये सब इस बात के द्योतक हैं कि कविता की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, शैली तत्व, ये सब उसमें समाहित रहता है। और कहा तो यह भी गया कि आगे के कवि रीझें तो कविताई, नहीं तो राधिका कनाई सुमिरन को बहाना है। कहा तो यह भी गया कि लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहित मोरे कवित्व बनावत। और जब कवियों ने उपमान जुटाकर, प्रतीक जुटाकर, शब्द संपदा जुटाकर कविता लिखनी शुरू की, तो उनकी आलोचना भी कवियों ने ही की कि सीख लीनो मीन मृग खंजन नयन, ये जो तमाम तरह के लोगन कवित्व कनो खेल करी जानो है। कुछ लोग सोचते हैं कि डिक्शनरी से शब्दावली निकाल कर रख लें और कविता कर लें, तो ऐसा तो नहीं होता। कविता में ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनका भी समावेश होता है। और ये सब गुण मिलकर कविता की शक्ति को निर्मित करते हैं। 9 रस की कविता हम जानते हैं, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, श्रृंगार है, हास्य है, आदि आदि, ये सब भी इस बात के द्योतक है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानव छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। यह आचार्य नगेंद्र की परिभाषा है। उनमें बहुत सारे बिंब रहते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं रहती हैं, बहुत सारी अनुभूतियां रहती हैं। और कविता जो है वो युग को ध्यान में रखकर, तभी तो कहा गया वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। मित्रों, विषय तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। बहुत सारे कवि हिंदी में, भारतीय भाषाओं में हमें मिलते हैं और हम ही आखिन नेह की पीर तकी, समझे कविता घन आनंद की। जब हम ये कहते हैं या घनानंद कहते हैं लोग हैं लागी कवित्व बनावत, या कवि ठाकुर कहते हैं सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो यश और प्रताप को कहानो है, सीख लीनो कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि, सीख लीनो मेरु और कुबेर गिरी आनो है। और फिर अंत में कहते हैं कि डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व कीनो खेल करी जानो है। तो मित्रों, कविता खेल नहीं है। कविता कोई बैठकर सोचे कि मैं कविता लिख लूं, वो कविता नहीं होती। कविता तो वह होती है जो सहज ही आपके मनोमस्तिष्क को झकझोर देती है, वह विचार आंदोलित कर देता है, वह भाव आपको विवल कर देता है, विवश कर देता है। और कविता आपका सृजन करती है, आप कविता का सृजन नहीं करते। इस विषय को यहीं विराम देते हैं, पुनः नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।